उसने उस पर चोरी का आरोप लगाया और उसे निकाल दिया। 4 साल बाद उसने अपनी आंखों से देखा 2 छोटी बच्चियां उसके बगल में खड़ी थीं। ओवेन कार्लाइल के ऑफिस के बाहर शहर रोशनी और महत्वाकांक्षा से जगमगा रहा था, लेकिन कांच की उस मीनार के अंदर, जहां उसका वैश्विक फार्मास्यूटिकल साम्राज्य था, सब कुछ नुकीला, ठंडा और नियंत्रित महसूस होता था। वह मैनहट्टन में अपने ऑफिस की विशाल खिड़की के पास खड़ा था, उस क्षितिज को देख रहा था जिसने बहुत पहले उसे प्रभावित करना बंद कर दिया था। सुनहरे बाल करीने से संवारे हुए, नीली आंखें जिन्हें पढ़ना नामुमकिन था। उसका सिला हुआ सूट उसके शरीर पर किसी कवच की तरह कसा हुआ था। ओवेन 36 साल का था, एक खुद बना अरबपति जिसका व्यापारिक हलकों में सम्मान किया जाता था और प्रतिस्पर्धी उससे डरते थे। उसके लिए भावनाएं बेकार थीं, भरोसा एक विलासिता थी, गलतियां अक्षम्य थीं। शाम 7 बजे से ठीक पहले ईमेल आया जिसे उसके इंटरनल ऑडिट चीफ ने अर्जेंट, अति आवश्यक मार्क किया था। वित्तीय रिपोर्टों में गड़बड़ी, चिह्नित लेन देन, कई महीनों में चुपचाप इधर उधर किए गए हजारों डॉलर। एक प्रारंभिक जांच ने खोज को उसके निजी दायरे के किसी व्यक्ति तक सीमित कर दिया था। जब उसने अंतिम अटैचमेंट खोला और नाम देखा, सेलेना मॉरिस, लाल रंग में हाईलाइट किया हुआ, तो उसके अंदर कुछ सख्त हो गया। उसका जबड़ा तन गया और विकल्पों पर विचार करने के लिए रुके बिना उसने अपना फोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। सेलेना उस रात पेंट हाउस पहुंची तो दरवाजा पहले से खुला पाया। वह सावधानी से अंदर दाखिल हुई। उसकी एड़ी संगमरमर के फर्श पर धीरे से बज रही थी। उसे देखने से पहले ही वह तनाव महसूस कर रही थी। वह लिविंग रूम में खड़ा था। उसका नाम उसके मुंह में पहले से ही ठंडा पड़ चुका था। मैंने तुम पर भरोसा किया, उसने बिना किसी अभिवादन के कहा, और तुम मुझसे चोरी कर रही थी। वह स्थिर खड़ी रही। उसके काले बाल ढीले बंधे थे। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं लिया। मासूम मत बनो, वह चिल्लाया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड गायब धन दिखाते हैं। तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल से ट्रांसफर ट्रेस किए गए हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, हाथ थोड़े ऊपर उठाए, जैसे किसी जंगली जानवर के पास जा रही हो। ओवेन, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या मिला, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, उसने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम कोई भी नहीं हो। तुम यहां रहती थी। मेरी जिंदगी तक तुम्हारी पहुंच थी और तुमने उसका इस्तेमाल किया। उसकी आवाज टूट गई, सांसें उथली हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस तरह धोखा दूंगी? मुझे लगता है कि सबूत खुद बोलते हैं। वह उसे घूर रही थी, सन्न रह गई। एक पल के लिए उसकी आंखों के पीछे कुछ टिमटिमाया। गुस्सा नहीं, घबराहट नहीं, बस एक शांत तबाही। मुझे लगा था तुम मुझे बेहतर जानते हो, वह फुसफुसाई। साफ है कि नहीं, उसने जवाब दिया। इसके बाद का सन्नाटा असहनीय था, जैसे तूफान से पहले के कुछ सेकंड। वह रोई नहीं, उसने भीख नहीं मांगी। वह बस मुड़ी और बेडरूम की ओर चली गई। उसने अपना सामान एक छोटे ट्रैवल बैग में किमेट इकट्ठा किया और बिना एक शब्द कहे वापस आ गई। जब वह उसके पास से गुजरी तो वह नहीं हिला। उसने उसे रुकने के लिए नहीं कहा। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। दरवाजे पर वह रुकी। एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या खोया है। फिर वह चली गई। उसके पीछे कुंडी बंद हो गई, निर्णायक और गूंजती हुई। ओवेन स्थिर खड़ा रहा, मुट्ठियां भींचे हुए। उसने उस रात किसी और से बात नहीं की। उसने रिपोर्टों को दोबारा नहीं पढ़ा या स्पष्टीकरण नहीं मांगा। उसने खुद से कहा कि उसने सही किया है, सड़न को फैलने से पहले काट दिया। लेकिन कुछ तो था जो फिट नहीं बैठ रहा था। अपराध बोध नहीं, कुछ और, ठंडा, भारी, सन्नाटे जैसा कुछ। वजह जो नहीं जानता था वह यह था कि सेलेना उस रात सिर्फ एक सूटकेस लेकर नहीं गई थी।
वह अपने भीतर दो जिंदगियां लेकर गई थीं, जो अभी छोटी और खामोश थीं, उसके दिल के नीचे बढ़ रही थीं। और जब तक वह वास्तव में क्या हुआ था, इस पर सवाल उठाता, कहानी को सामने आने से रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। 4 साल बीत गए, लेकिन ओवेन ने खुद को उस रात वापस जाने की उपाय की अनुमति कभी नहीं दी। उसने इसे वैसे ही दफना दिया था जैसे वह हर उस चीज को दफनाता था जो उसे असुरक्षित महसूस कराती थी। उपलब्धियों, तिमाही नतीजों और अंतहीन प्रोजेक्ट्स के नीचे। सेलेना का नाम कभी उसकी जुबान पर नहीं आया, न सार्वजनिक रूप से, न निजी तौर पर। दुनिया के हिसाब से वह गायब हो गई थी और ओवेन आगे बढ़ गया था। लेकिन उसने जो सन्नाटा छोड़ा था, उसने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से नहीं। यह उन जगहों पर बना रहा जिन्हें वह भरती थी, बिस्तर के उस हिस्से में जिसे कोई नहीं छूता था, उस संगीत में जो वह सुबह बजाती थी, उस तरीके में जिससे वह अब किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। अब 2000 टुपाव की पार्टी हुआ। शुरुआती बसंत में ओवेन बायोटेक रिसर्च में अपनी कंपनी के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कॉरपोरेट पर्व गाला के लिए बोस्टन में था। यह उस तरह का आयोजन था जिसमें वह सैकड़ों बार शामिल हो चुका था। सख्त बातचीत, महंगी शराब, उन लोगों से अनुमानित तारीफें जिन्हें उसके हस्ताक्षर की जरूरत थी। 3 घंटे की विनम्र मुस्कान और रटे रटाए भाषणों के बाद वह जल्दी निकल गया और सड़क के किनारे अकेला चल पड़ा, हाथ में फोन, अपने ड्राइवर को कॉल करने के लिए तैयार। तभी उसने उसे देखा। सेलेना कुछ ही फीट दूर एक स्ट्रीट लाइट की चमक के नीचे खड़ी थी। अपने बैग से कोई खिलौना निकालने की कोशिश कर रही थी, जबकि 2 छोटी बच्चियां उसके दोनों तरफ चिपकी हुई थीं। शुरुआत में ओवेन जम गया, यह सोचते हुए कि समानता उसके साथ कोई चाल चल रही है। लेकिन यह कोई गलती नहीं थी, यह वही थी। उसका आसन, उसके चेहरे का आकार, जिस कोमलता से वह बच्चियों में से एक की जैकेट की जिप लगाने के लिए घुटनों के बल बैठी, यह निर्विवाद रूप से वही थी। और बच्चियां, वे लगभग 3 साल की थीं, शायद थोड़ी बड़ी, बिल्कुल एक जैसी, आइडेंटिकल, छोटी, हंसती हुई भरवां जानवरों, स्टफ्ड एनिमल्स को गले लगाए हुए। दोनों के बाल सुनहरे और घुंघराले थे और बड़ी नीली आंखें थीं। उसकी आंखें, वह हिल नहीं सका, वह नहीं कर सकता था। उसके चारों ओर की दुनिया अंधेरी हो गई जब वह घूर रहा था। उसकी सांसें उसके फेफड़ों और गले के बीच अटक गईं। लड़कियों में से एक ने ऊपर देखा और एक क्षण के लिए उसे घूरा। उसने धीरे से पलकें झपकाईं, जिज्ञासा के साथ। फिर वह बिना एक शब्द कहे या अपनी मां की ओर वापस मुड़ गई। सेलेना सीधी हुई और अपनी बेटी की नजर का पीछा किया। उनकी आंखें मिलीं। उसने हाँपा नहीं, वह लड़खड़ाई नहीं। उसने बस उसे एक शांत और अपठनीय अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि उसने इस पल के लिए तैयारी की थी और पहले ही इससे निपट चुकी थी। ओवेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। इससे पहले कि वह कहने के लिए कुछ ढूंढ पाता, सेलेना ने धीरे से लड़कियों को पास की टैक्सी में बैठाया। उसने जल्दबाजी नहीं की, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार का दरवाजा एक धीमी आवाज के साथ बंद हो गया और एक पल बाद टैक्सी रात में दूर चली गई। 2 छोटे चेहरे खिड़की से चिपके हुए थे, अपने चारों ओर शहर को धुंधला होते हुए देख रहे थे। ओवेन पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा, जबकि लोग उसके पास से फुटपाथ पर गुजर रहे थे, यह महसूस किए बिना कि उसकी दुनिया अभी बदल गई है। उसे यकीन नहीं था कि वह वहां कितनी देर खड़ा रहा, जब तक कि उसका ड्राइवर उसके पास नहीं आया और पूछा कि क्या वह जाने के लिए तैयार है। उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी उस सड़क पर टिकी थीं जहां टैक्सी गायब हो गई थी। उसके भीतर कुछ
कुछ ऐसा जिसे उसने 4 साल पहले दफनाया था, अभी सतह पर आया था। और वह जानता था, बिना किसी की पुष्टि के, कि उसने अभी पहली बार अपनी बेटियों को देखा था। ओवेन उस रात सो नहीं सका। वह अपने होटल स्वीट में इतोमा में इधर उधर टहलता रहा, अपने दिमाग में उस दृश्य को बार बार दोहराता रहा। स्ट्रीट लाइट के नीचे से लेना, उसके बगल में जुड़वांव बच्चे। वह क्षणभंगुर पल जब उनकी आंखें मिली थीं और उसके चेहरे का भाव, आश्चर्य नहीं, पछतावा नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक शांत दूरी। वह अभी भी देख सकता था कि उस बच्ची ने उसे कैसे देखा था। उसके सिर का हल्का और जिज्ञासु झुकाव, जैसे वह एक ऐसे दर्पण को देख रही हो जिसका कोई मतलब नहीं था। उसे सबूत की जरूरत नहीं थी, बच्चियां उसकी थीं। वह इसे उस तरह से जानता था जो तर्क से परे था और सीधे उसके उस हिस्से में गया जो 4 साल से खाली था। सुबह तक उसने फैसला कर लिया था। उसने उससे सीधे संपर्क नहीं किया। वह जानता था कि वह जवाब नहीं देगी। जो हुआ उसके बाद नहीं। इसके बजाय उसने किसी को काम पर रखा, विचारशील, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसके साथ उसने पहले काम किया था। वह निगरानी या दबाव नहीं चाहता था, बस एक पता, कुछ साधारण, कुछ मानवीय। 3 दिनों में उसे वह मिल गया। कैम्ब्रिज के एक शांत इलाके में एक मामूली टाउन हाउस। कुछ भी असाधारण नहीं, उस तरह की जगह नहीं जहां ओवेन ने सोचा था कि सेलेना रहेगी, लेकिन शायद यही बात थी। उसने उसके बिना अपनी जिंदगी फिर से बना ली थी। यह एक मंगलवार की दोपहर थी। उसने ऑफिस में किसी को नहीं बताया। उसने अपने ड्राइवर को भी नहीं बताया। उसने एक रेंटल कार ली, सड़क के अंत में पार्क किया और लगभग 20 मिनट तक छोटे से सामने वाले बगीचे को देखता रहा। यह देखता रहा कि लॉन में खिलौने कैसे बिखरे हुए हैं, फुटपाथ पर चौक की ड्राइंग, एक तिपहिया साइकिल, ट्राइसिकल एक तरफ पलटी हुई, सीढ़ियों के पास जूतों की एक छोटी जोड़ी। यह एक जीवन था, एक भरा पूरा और खूबसूरत जीवन जिसका वह हिस्सा नहीं था। आखिरकार वह बाहर निकला और दरवाजे की ओर चला। जब उसने दरवाजा खोला तो वह हैरान नहीं दिखी। वह थकी हुई लग रही थी, जैसे उसे पता था कि यह पल आएगा और उसने इसके लिए खुद को तैयार कर लिया था। ओवेन, उसने बस इतना कहा। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन अंदर सब कुछ कांप रहा था। सेलेना ने उसे अंदर नहीं बुलाया। वह बाहर निकली और अपने पीछे धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों की हंसी की आती आवाज पृष्ठभूमि में दब गई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा। मैंने तुम्हें देखा था रेस्तरां में, बच्चियों को। वो मेरी बेटियां हैं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। वो मेरी भी हैं, उसने कहा, और उसने उसे सुधारा नहीं। एक पल के लिए उसने उसका अध्ययन किया। वह थका हुआ लग रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे वे साथ थे। यह एक अलग तरह की थकान थी, जैसे वह ऑटो पायलट पर जीवन गुजार रहा हो और अभी उसे एहसास हुआ हो। अब क्यों? उसने पूछा। क्योंकि मुझे नहीं पता था, उसने कहा। अगर मुझे पता होता, तुमने जानना नहीं चाहा। उसने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम यह मानने में इतने तेज थे कि मैं चोर थी। तुमने मुझे बोलने भी नहीं दिया। मैंने एक गलती की। तुमने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो हमारे पास था। मैं गर्भवती थी जब तुमने मुझे निकाला, ओवेन। मैं तुम्हारे बच्चों को लिए हुए थी और तुमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। शब्द उस पर ठंडे पानी की तरह गिरे। उसने इसे अपने सीने में महसूस किया। इतना गहरा वजन कि सांस लेना मुश्किल था। मैं यहां जो मैंने किया उसे सही ठहराने के लिए नहीं हूं, उसने एक लंबे विराम के बाद कहा। मैं बस चीजों को ठीक करना चाहता हूं, किसी तरह। और वह तुम्हें कैसा लगता है? पैसा, वकील, एक प्रेस विज्ञप्ति? नहीं, मैं उनका पिता बनना चाहता हूं। सेलेना ने नीचे देखा, गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखों में देखा। वे तुम्हें नहीं जानती,
उन्होंने तुम्हारा नाम भी नहीं सुना है। तुम बस ऐसे नहीं आ सकते और उस उपाधि का दावा नहीं कर सकते जो तुमने कभी नहीं कमाई। तो मुझे इसे कमाने दो, उसने कहा धीमी आवाज में, लगभग एक फुसफुसाहट। मुझे शुरू करने दो। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके पीछे दरवाजा थोड़ा चरमराया और लड़कियों में से उक्कौती एक ने बाहर झांका। सेलेना मुड़ी और धीरे से उसे वापस अंदर ले गई। जब वह ओवेन की ओर मुड़ी तो उसका चेहरा थोड़ा नरम हो गया था। मैं कोई वादा नहीं करती, लेकिन अगर तुम वास्तव में यह करना चाहते हो तो तुम उनसे शुरुआत करोगे, मुझसे नहीं। मैं समझता हूं। और सुनो ओवेन, उसने जोड़ा। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई। इसे आधा अधूरा मत करना। अगर तुम अंदर आते हो तो तुम रहते हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। वह जो कहना चाहती थी उसकी पूरी गंभीरता उसकी हड्डियों में बस गई। यह कोई इशारा नहीं था। यह चेक या माफी से ठीक होने वाली चीज नहीं थी। अगर वह उनकी जिंदगी में रहना चाहता था तो उसे इसे समय के साथ, उपस्थिति के साथ, धैर्य के साथ कमाना होगा। वह दरवाजे की ओर पीछे हटी। शनिवार को वापस आना। हम 2 ब्लॉक दूर पार्क में होंगे, सुबह 10 बजे। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, वह अंदर चली गई। दरवाजा उसके पीछे एक क्लिक के साथ बंद हो गया। ओवेन वहां काफी देर तक खड़ा रहा, स्थिर, उस जगह को देखता रहा जहां वह अब भी थी। 4 साल में पहली बार उसने कुछ अनजाना महसूस किया, विनम्रता, और उसके नीचे आशा की एक झलक। खेल का मैदान छोटा था, 2 अपार्टमेंट इमारतों के बीच छिपा हुआ, जिसमें एक फीकी लकड़ी की बाड़ और हवा में बसंत की खुशबू थी। ओवेन 10 मिनट पहले ही पहुंच गया, जीन्स और स्वेटर पहने हुए, जो उसने सालों से नहीं पहने थे। यह सुनिश्चित नहीं था कि वह बहुत ज्यादा तैयार है या पर्याप्त नहीं। वह बेंच के पास अजीब तरह से खड़ा था, हाथ जेब में, उस क्षेत्र को ऐसे देख रहा था जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी और के लिए बनाई गई जगह में भटक गया हो। बच्चे घेरों में दौड़ रहे थे, उनकी हंसी उज्जवल और मुक्त थी। माता पिता पास में बातें कर रहे थे, पेपर कप में कॉफी पी रहे थे। ओवेन को एक घुसपैठिए जैसा महसूस हुआ, एक ऐसा आदमी जो घुमक्कड़ों, स्ट्रोलर्स और फुटपाथ चाक के बीच या अपनी जगह से बाहर था। ठीक 10 बजे उसने उन्हें देखा। सेलेना एक धीमी और स्थिर चाल के साथ पास आई, एक हाथ से प्रत्येक लड़की को धीरे से पकड़े हुए। उन्होंने पेस्टल रंग की जैकेट पहनी हुई थी। उनके सुनहरे कर्ल हर कदम के साथ उछल रहे थे और उनके छोटे स्नीकर्स चलते समय चमक रहे थे। उन्होंने चारों ओर देखा, आंखें चौड़ी, खेल के मैदान को ऐसे देख रही थीं जैसे यह एक नई दुनिया हो। जब वे गेट पर पहुंचे तो सेलेना घुरमारा घुटनों के बल बैठी और उनसे कुछ फुसफुसाई। दोनों लड़कियों ने सिर हिलाया, फिर सावधानी से अपने हाथ छुड़ाए और सैंडबॉक्स, रेत के गड्ढे की ओर बढ़ गईं। वह बेंच पर ओवेन के साथ शामिल हो गई, उनके बीच थोड़ी जगह रखते हुए। वह पहले नहीं बोली, उसने भी नहीं। वे बस वहां बैठे रहे, दोनों लड़कियों को प्लास्टिक के फावड़ों से खोदते और बनाते हुए देख रहे थे। जुड़वा बच्चों की तरह एक दूसरे के बगल में चुपचाप काम कर रहे थे, जैसे वे एक निजी भाषा साझा कर रहे हों जिसे कोई और पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। वे अभी तक नहीं जानती कि तुम कौन हो, सेलेना ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज धीमी थी, उनके आसपास के खेल की आवाजों में लगभग डूब गई थी। उनके लिए तुम सिर्फ सड़क से आए एक आदमी हो, एक अजनबी। मैं समझता हूं, ओवेन ने कहा। उसकी आंखें अब भी लड़कियों पर थीं। मैं किसी चीज की उम्मीद नहीं करता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। वे होशियार हैं, चौकस हैं, लेकिन वे आसानी से भरोसा नहीं करती। उसने सिर हिलाया। वे तुम्हारी हैं। सेलेना ने उसे तिरछी नजर से देखा। वे हमारी हैं। तुमने बस पहले जानना नहीं चाहा। मैं गलत था, उसने बस इतना कहा। और मुझे खेद है, मैं इसे मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं अब उन्हें कुछ अलग दिखाना चाहता हूं, तुम्हें दिखाना चाहता हूं। सन्नाटा फिर से उनके बीच छा गया, लेकिन यह पहले की तरह भारी महसूस नहीं हुआ।
लड़कियों में से एकामेटेका स्काई, जैसा कि सेलेना ने एक टेक्स्ट में बताया था, पास आई। ओवेन को दूर से देख रही थी। वह उसकी ऊंचाई तक नीचे झुका, सावधान रहते हुए कि बहुत करीब न जाए, और मुस्कुराया। हेलो, उसने धीरे से कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे गंभीर एकाग्रता के साथ देखा, जैसे वह उसके चेहरे के आकार, उसकी आंखों के रंग, उसकी आवाज की आवाज को माप रही हो। क्या तुम अपने रेत के महल के साथ मदद चाहती हो? उसने पूछा, उसके आधे बने टीले की ओर इशारा करते हुए। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर वह मुड़ी और बिना एक शब्द कहे वापस चली गई। एक बार अपने कंधे के ऊपर से यह सुनिश्चित करने के लिए देखा कि वह उसका पीछा कर रहा है। अगले 1 घंटे तक ओवेन रेत में बैठा रहा, टेढ़े मेढ़े महल बनाता रहा, सुरंगें खोदता रहा, और हर बार जब वे कोई खिलौना दबाती और उसे फिर से खोजती तो आश्चर्य का नाटक करता रहा। लड़कियों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वे दूर नहीं गईं। उन्होंने उसे फावड़े दिए। वे तब हंसे जब उसने जानवरों की आवाजें निकाली। उन्होंने पक्षियों की ओर इशारा किया और मांग की कि वह उनके नामों का अनुमान लगाए। यशी, यह जुड़ाव नहीं था, अभी नहीं, लेकिन यह एक शुरुआत के करीब कुछ था। सेलेना बेंच से देख रही थी, हाथ ढीले बंधे हुए। उसका चेहरा अपठनीय था, लेकिन कभी कभी वह मुस्कुराती थी। इसीलिए नहीं कि वह चाहती थी, बल्कि इसीलिए कि वह खुद को रोक नहीं सकती थी। जब जाने का समय आया तो लड़कियों ने हमेशा की तरह अलविदा कहने के लिए एक दूसरे को गले लगाया। जब वे दूर जा रहे थे, ग्रेस मुड़ी और ओवेन को हाथ हिलाया। यह कोई बड़ा हाथ हिलाना नहीं था, बस एक छोटा, जैसे यह कहने के लिए तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। सेलेना ने उन्हें कार में बिठाते समय बात नहीं की। यह जरूरी नहीं था। जिस तरह से उसने ड्राइवर की सीट पर बैठते समय उसे देखा, उसने शब्दों से ज्यादा कहा, तुम माफ नहीं किए गए हो। अभी नहीं, लेकिन शायद अब तुम अजनबी नहीं हो। ओवेन कार के दूर जाने के बाद भी काफी देर तक पार्किंग में खड़ा रहा। पेड़ों के बीच से सूरज को छनते हुए देखता रहा और महसूस कर रहा था, सालों में पहली बार, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। अपराध बोध नहीं, पछतावा नहीं, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा जो उसने उसे खोने से पहले से महसूस नहीं किया था। शायद यह आशा थी, शायद यह प्यार था, या शायद यह उस तरह का आदमी बनने की शुरुआत थी जिसके पास उसकी बेटियां एक दिन भागने के बजाय दौड़ कर आएंगी। आने वाले हफ्तों में ओवेन नियमित रूप से दिखाई देने लगा। पार्क में, लाइब्रेरी में जमाए पर, जहां सेलेना लड़कियों को कहानी सुनाने के लिए ले जाती थी, और कभी कभी बस उसके घर के बाहर जब उसे आमंत्रित किया जाता था। पोर्च की सीढ़ियों पर बैठकर रंग भरने वाली किताबों का एक बैग, जमाईती पास या छोटी पहेलियां जो उसने खुद चुनी थीं। वह कभी भी बिना बताए नहीं आया। वह कभी ज्यादा देर नहीं रुका। उसने लड़कियों को अपना मार्गदर्शन करने दिया, और सेलेना ने उसे करीब से देखा, एक परीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि इसलिए कि वह नहीं जानती थी कि उसे देखना कैसे बंद करे। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पहले इतनी आसानी से बंद हो गया था, ओवेन अब कोमल हो रहा था, इरादे वाला, उपस्थित। शुरुआत में लड़कियों ने उसके साथ एक नए पड़ोसी जैसा व्यवहार किया। उन्होंने सतर्क सवाल पूछे, अक्सर सेलेना के माध्यम से। वे उसकी कार के बारे में उत्सुक थीं। क्या उसे मेंढक पसंद हैं या स्ट्रॉबेरी? क्या वह अपने जूते खुद बांध सकता है? लेकिन जैसे जैसे मुलाकातें लंबी और सुसंगत होती गईं, लहजा बदल गया। ओवेन एक नियमित चेहरा बनने लगा। अभी पूरी तरह से पिता नहीं, लेकिन एक आगंतुक से कुछ अधिक। जब वह आता तो वे जोर से हंसती। वे उसे अपने चित्र दिखाने के लिए दौड़ती। वे बिना पूछे उसकी गोद में चढ़ जाती और उसे बेतुकी कहानियां सुनाती, जिनका कोई तर्क नहीं था,
लेकिन जो उसके चेहरे को सूर्योदय की तरह रोशन कर देती थीं। फिर कानूनी अधिकारों के बारे में बातचीत हुई। ओवेन ने इसे नहीं उठाया, सेलेना ने किया। वे उसके पिछले पोर्च पर बैठे थे जबकि लड़कियां अंदर झपकी ले रही थीं। बेबी मॉनिटर उनके बीच धीरे से गुनगुना रहा था। एक कोमल बसंत की हवा स्क्रीन दरवाजे के पीछे के पर्दों को हिला रही थी। तुम्हें उनके जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट्स पर होना चाहिए, उसने स्पष्ट रूप से कहा। उसने पलकें झपकाईं, हैरान। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। मैं यह तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूं, उसने कहा। मैं यह इसलिए कर रही हूं क्योंकि वे जल्द ही सवाल पूछना शुरू कर देंगी, असली सवाल, इस बारे में कि तुम कहां थे, तुम वहां क्यों नहीं थे, वे कौन हैं, और जब वे ऐसा करें तो मैं चाहती हूं कि उत्तर ईमानदार हो। उसने मुश्किल से निगला। मैं उस सब के लिए वहां रहना चाहता हूं, केवल आसान हिस्सों के लिए नहीं। उसने सिर हिलाया। तो इसे साबित करो, सिर्फ अदालत में नहीं, हर दिन। उन्होंने एक साथ दस्तावेज दाखिल किए। यह क्लिनिकल था, प्रक्रियात्मक, हस्ताक्षर, पहचान सत्यापन। एक परिवार के न्यायाधीश के साथ सुनवाई जिसने दस्तावेजों की समीक्षा की और उन दोनों का बिंतों का अध्ययन किया जैसे कि वे मुश्किल से खड़े थे। लेकिन जब जज ने ऊपर देखा और पूछा कि क्या उनमें से किसी को कुछ जोड़ना है, तो सेलेना पहले बोली, मैं यहां इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं आसानी से भरोसा करती हूं। उसने कहा, मैं यहां हूं क्योंकि मैंने देखा है कि वह क्या बन रहा है, और मैं चाहती हूं कि मेरी बेटियां अपने पिता के उस संस्करण को जानकर बड़ी हों जो अब यहां है, न कि वह जो चला गया। जज ने धीरे से सिर हिलाया। और आप मिस्टर कार्लाइल, मैंने सुनना बंद कर दिया था और मैंने वो साल खो दिए जिन्हें मैं कभी वापस नहीं पा सकता। लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं कल भी यहां रहूंगा और उसके बाद हर दिन, क्योंकि वे मेरी हैं और मैं उनका होने का अधिकार अर्जित करना चाहता हूं। जज ने उस दिन उसे उसके माता पिता के अधिकार दिए। कोई धूमधाम या तालियां नहीं थीं, लेकिन ओवेन अदालत से उस तरह की शांत और कांपती हुई सांस के साथ बाहर निकला जो तब आती है जब दिल आखिरकार फिर से काम करना शुरू करता है। उस रात सेलेना ने उसे लड़कियों को सुलाने दिया। उसने उन्हें एक भालू के बारे में कहानी सुनाई जो हाइबरनेट, शीत निद्रा नहीं कर सकता था, और उसने बसंत की खोज की। लड़कियां उसके दोनों ओर लिपटी हुई थीं। आंखें आधी बंद थीं। उनकी छोटी उंगलियां उसके अंगूठे के चारों ओर लिपटी हुई थीं। जब कहानी खत्म हुई तो ग्रेस ने पूछा कि क्या वह अगले दिन वापस आएगा। मैं वापस आऊंगा, उसने धीरे से कहा, हर सुबह। सेलेना दरवाजे पर देख रही थी। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसने बिना सोचे हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को हल्के से छू लिया। यह माफी नहीं थी, अभी नहीं, लेकिन 4 साल में यह पहली बार था जब उसने उसे छुआ था। और इसका मतलब कुछ था, कुछ ऐसा जिसे कोई भी समझा नहीं सकता था, लेकिन जो दोनों महसूस करते थे। कुछ असली, कुछ नाजुक, कुछ शुरू हो रहा था। उस दोपहर बारिश लगातार लय के साथ गिर रही थी। ओवेन के ऑफिस की खिड़कियों से टकरा रही थी जबकि वह अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहा था। नीचे का शहर ग्रे रंग में धुंधला था और और एक बार के लिए काम उसका ध्यान नहीं भटका सका। उसके विचार यादों में उलझे हुए थे जिन्हें उसने बहुत देर तक दूर रखा था। अदालत द्वारा उसके माता पिता के अधिकारों को मान्यता देने के लगभग 2 महीने हो चुके थे और सब कुछ बदल गया था। लड़कियां अब उसे डैडी कहती थीं, बिना किसी हिचकिचाहट के। जब वह आता तो वे उसके लिए चित्र बनाती और उसकी बाहों में दौड़ती, लेकिन फिर भी उसके और सेलेना के बीच कुछ बना हुआ था, कुछ अनसुलझा, और यह उसे खाए जा रहा था। अपराध बोध से अधिक चुपचाप, लेकिन पछतावे से अधिक गहराई से। उस सप्ताह बाद में सेलेना अप्रत्याशित रूप से उसके ऑफिस में दिखाई दी। वह थकी हुई लग रही थी,
लेकिन परेशान नहीं। वह हाथ में एक फोल्डर और चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अंदर आई। थोड़ा संकोच, थोड़ा संकल्प। ओवेन उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसका दिल उसके गले में आ गया। वह बैठी नहीं, उसने बस फोल्डर को डेस्क पर रखा और उसे उसकी ओर सरका दिया। मुझे यह तब मिला जब मैं कुछ पुरानी चीजों को देख रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा। यह उस रात का है जब तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। वह हिचकिचाया, फिर उसने धीरे से फोल्डर खोला। अंदर कंपनी के आंतरिक झापनों, मीमोज की प्रतियां, हस्ताक्षरित लॉग और एक प्रिंटेड ईमेल चेन थी जिसमें एक तकनीकी त्रुटि का विवरण था, जिसमें एक अन्य कर्मचारी शामिल था। उसकी आंखें दस्तावेजों को स्कैन करती रहीं और सच्चाई उसे पेट में एक घूंसे की तरह लगी। सेलेना ने कुछ नहीं लिया था। गायब फंड एक गलत संचार और एक प्रशासनिक त्रुटि का हिस्सा थे जिसे किसी और ने अपनी नौकरी बचाने के लिए कवर किया था। सबूत वहां थे, स्पष्ट और निंदनीय। उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ जिस पर उसने उस महिला से ज्यादा भरोसा किया था, जिसे वह प्यार करता था। उसे देखते हुए उसकी सांस अटक गई। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं दिखाया? उसने अपनी बाहें पार कर लीं, लेकिन रक्षात्मक रूप से नहीं। उसकी आवाज शांत, समतल थी। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुमने क्यों नहीं सुना? और अगर मैंने उस रात तुम्हें ये कागजात दिए होते तो क्या कुछ बदल जाता? ओवेन ने अपना मुंह खोला, फिर उसे बंद कर दिया। सच्चाई उनके बीच लटकी हुई थी, बहानों के लिए बहुत कड़वी। मैंने उन्हें रखा, उसने जारी रखा, यह साबित करने के लिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा एक हिस्सा हमेशा उम्मीद करता था कि तुम खुद इसका एहसास करोगे। वह धीरे से बैठ गया। उसने जो किया था उसका वजन पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। यह केवल हिरासत, कस्टडी या अधिकारों या खोए हुए वर्षों के बारे में नहीं था, यह विश्वास के बारे में था। उस तरह का जिसे अदालती आदेशों या निर्धारित मुलाकातों से फिर से नहीं बनाया जा सकता। यह उस पल के बारे में था जब उसने उस व्यक्ति पर विश्वास करने के बजाय डर को चुना था, जिसे उसने एक बार प्यार करने का दावा किया था। मैं डर गया था, उसने आखिरकार कहा। गलत होने का डर, इस्तेमाल किए जाने का डर। मैंने उस डर को सब कुछ नष्ट करने दिया। सेलेना ने उसे देखा और लंबे समय में पहली बार उसने उसकी ताकत के पीछे का दर्द देखा। कड़वाहट नहीं, नाराजगी नहीं, बस एक शांत थकान। मुझे शून्य से एक जीवन बनाना पड़ा, उसने कहा, जबकि मैं 2 बच्चों को ले जा रही थी। अकेली। क्या तुम जानते हो कि कैसा महसूस होता है किसी अक्षम्य चीज का आरोप लगाया जाना और किसी का तुम पर विश्वास न करना? मैं इसे ठीक नहीं कर सकता, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। उसने एक बार सिर हिलाया, धीरे से। फिर एक पल के बाद वह जाने के लिए मुड़ी। दरवाजे पर पहुंचने से पहले वह रुकी। लड़कियां हमें देख रही हैं, उसने धीरे से कहा। अगर हम चाहते हैं कि वे जानें कि प्यार कैसा होता है, तो हमें उन्हें दिखाना होगा, भले ही हम अभी भी इसका पता लगा रहे हों। फिर वह चली गई। दरवाजा उसके पीछे धीरे से झूलता हुआ छोड़ गई। ओवेन वहां काफी देर तक खड़ा रहा। उस फोल्डर को देखता रहा जिसमें सब कुछ बदलने की शक्ति थी। काश उसने 4 साल पहले इसे पढ़ने की परवाह की होती, लेकिन उस समय उसने कुछ ऐसा समझा जो वह पहले नहीं समझ पाया था। मोक्ष, रिडेम्पशन केवल उपस्थित होने के बारे में नहीं था, यह जिम्मेदारी लेने के बारे में था। परिणाम के लिए नहीं, बल्कि घाव के लिए। उस रात वह लड़कियों के लिए कोई उपहार नहीं लाया, वह सेलेना के लिए हाथ से लिखा हुआ एक पत्र लाया। फिर से माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई बताने के लिए, अपने डर के बारे में, अपनी विफलता के बारे में, और इस बारे में कि वह कैसे तैयार था न केवल पिता बनने के लिए,
बल्कि उस जीवन के योग्य बनने के लिए जिसे उसने लगभग खो दिया था। गर्मियां धीरे धीरे आईं और उनके साथ एक ऐसी लय जिसे ओवेन और सेलेना ने फिर से महसूस करने की उम्मीद नहीं की थी। लड़कियां अब ओवेन को उसी स्वाभाविकता के साथ ढूंढती थीं जैसे वे सेलेना को ढूंढती थीं। उनके दिन खेल और सवालों और छोटे अनुष्ठानों से भरे हुए थे जिन्होंने उसकी उपस्थिति को स्थायी महसूस कराया। उसने उनके घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक छोटा टाउन हाउस किराए पर लिया था, इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि वह चाहता था कि लड़कियों को लगे कि वह करीब है, कहानी के समय आने के लिए काफी करीब, उन्हें डे केयर से लेने के लिए, उन दिनों के लिए जब उनमें से कोई बुखार के साथ जागती और उसे बस गले लगाने की जरूरत होती। ओवेन, जो पहले केवल गगनचुंबी इमारतों में, बोर्ड रूम में अपने नियंत्रण के लिए जाना जाता था, अब पूरी दोपहर गुड़िया के घर बनाने, अधपकी कुकीज पकाने और भयानक रूप से बेसुरी लोरी गाने में बिताता था। सेलेना, जो अब स्वभाव और आदत से सतर्क थी, ने उसकी भागीदारी का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने खुद को बहुत जल्दी नहीं सौंपा। वह उसे एक शांत ध्यान के साथ देखती थी। उसकी स्थिरता, उसके धैर्य, जिस तरह से वह अपनी बेटियों को जवाब देता था जब चीजें गड़बड़ होती थीं, या शोर होता था, या बस मानवीय होती थीं। उसने देखा कि जब वह उनके साथ होता तो वह अब अपना फोन नहीं उठाता था, कैसे वह छोटी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठता था और उनकी बेतुकी कहानियों को ऐसे सुनता था जैसे वे अब तक बोले गए सबसे महत्वपूर्ण शब्द हों। वह पिता होने का खेल नहीं खेल रहा था, वह एक पिता बन रहा था। कभी कभी सेलेना रात के खाने के लिए रुकती थी। सबसे पहले यह व्यावहारिक था, सारिणी, रसद, सुविधा की बात थी। फिर पल थोड़ा और लंबा खिंच जाता। वह सफाई में मदद करती, वे कॉफी साझा करते, वे सावधानी से लड़कियों के बारे में, अपने दिनों के बारे में और आखिरकार धीमी आवाज में अतीत के बारे में बात करते। वह अपना बचाव नहीं करता था, वह आरोप नहीं लगाती थी, वे बस अपने बीच की हवा को उस सच्चाई के साथ बसने देते थे जिसे किसी ने भी सालों से जोर से नहीं कहा था। एक रात जब लड़कियां अपने एक जैसे बिस्तरों में सो गई थीं, सेलेना दरवाजे पर खड़ी रही। घर शांत था, सिवाय नाइट लाइट की गुनगुनाहट और उनकी सांसों की धीमी आवाज के। ओवेन उसके बगल में खड़ा था, हाथ बंधे हुए, उसका चेहरा कोमल और आश्चर्य से भरा हुआ। वह कहती है कि अब वह महलों के सपने देखती है, सेलेना ने फुसफुसाया, झाया जाया को महसूस करते हुए ग्रेस की ओर। बड़े खिड़कियों वाले जो आसमान को छूते हैं, मैं सोचता था कि वे मुझसे केवल उत्तर चाहेंगी, ओवेन बुदबुदाया, लेकिन ये कहानियां हैं, वे कहानियां चाहती हैं। सेलेना उसकी ओर मुड़ी, उसका चेहरा अपठनीय था। वे तुम्हें चाहती हैं, लेकिन वे सुरक्षा, स्थिरता भी चाहती हैं, कि तुम यहां हो, न केवल अब बल्कि हमेशा। मैं रहूंगा, उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने धीरे से सिर हिलाया और एक पल के लिए उनके बीच की जगह एक सीमा की तरह कम और एक शुरुआत की तरह अधिक महसूस हुई। उस सप्ताह बाद में ग्रेस उसकी गोद में चढ़ गई और पूछा कि वह उनके साथ एक ही घर में क्यों नहीं रहता। उसकी आवाज जिज्ञासु थी, उदास नहीं, लेकिन सवाल उसे गहराई तक लगा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। तब सेलेना, जो कमरे के दूसरी ओर कपड़े तह कर रही थी, ने ऊपर देखा और धीरे से जवाब दिया। कभी कभी वयस्कों को यह समझने के लिए समय चाहिए होता है कि उनका असली घर कहाँ है। ग्रेस ने जवाब स्वीकार कर लिया। ओवेन की बाहों में और अधिक सिमट गई। पहले ही सो रही थी। उस रात ओवेन थोड़ी देर और रुका। सेलेना के लड़कियों को सुलाने के बाद वे पीछे की सीढ़ियों पर चुपचाप बैठ गए। चांद पतले बादलों के पीछे से झांक रहा था। मैं सोचता था कि प्यार का मतलब बड़े वादे करना है, उसने कहा, लेकिन शायद यह बस हर दिन चुपचाप उपस्थित होने के बारे में है। सेलेना ने उसे देखा। तुम सीख रहे हो,
मैं कोशिश कर रहा हूं, उसने कहा। तुम कर रहे हो, उसने जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वह जाने के लिए उठी तो वह पहले जैसी सतर्क कठोरता के साथ नहीं गई। इसके बजाय वह रुकी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराई। विनम्रता से नहीं, सावधानी से नहीं, बल्कि गर्मजोशी से। और वह छोटी और अप्रत्याशित मुस्कान पूरी रात उसके साथ रही, जैसे सालों से बंद रहने के बाद कोई दरवाजा खुला हो। लड़कियों के चौथे जन्मदिन की सुबह खिड़कियों से छनती सुनहरी रोशनी और लकड़ी के फर्श पर छोटे पैरों की थपथपाहट के साथ आई। घर पहले से ही गुब्बारों, रिबन और वेनिला केक की मीठी गंध से भरा था, जिसे ओवेन ने पिछली रात बेक किया था, अपूर्ण रूप से, लेकिन गर्व के साथ। उसने अपने जीवन में कभी किसी पार्टी को नहीं सजाया था, लेकिन वह कुर्सियों पर स्ट्रीमर बांध रहा था और गुब्बारे फुला रहा था, जब तक कि उसके हाथ दुखने न लगें। सब कुछ इसीलिए क्योंकि उसकी बेटियों ने सबसे अच्छे जन्मदिन की मांग की थी। सेलेना जल्दी आ गई, हाथ से बने कागज के मुकुटों से भरा एक बैग और ताजी स्ट्रॉबेरी का एक डिब्बा लेकर। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने देखा कि ओवेन ने लिविंग रूम में क्या किया था। यह पॉलिश या पिंटरेस्ट की तरह परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह उज्ज्वल, हंसमुख, देखभाल से भरा और असली था। लड़कियां अपने जन्मदिन की ड्रेस में दौड़ती हुई आईं, हंसते हुए घूम रही थीं और मांग कर रही थीं कि हर कोई चमक, ग्लिटर को देखे। दोनों ने पहले ओवेन को गले लगाया, फिर सेलेना की ओर दौड़ी, उसे चुंबनों से ढक दिया और उसे अपने मुकुट पहनने में मदद करने के लिए खींचा। 4 साल में पहली बार यह एक पारिवारिक उत्सव जैसा महसूस हुआ। कोई व्यवस्था नहीं, कोई समझौता नहीं, एक वास्तविक और साझा खुशी। मेहमान लहरों में आए, पड़ोसी, प्रीस्कूल के दोस्त, सेलेना के चचेरे भाई और यहां तक कि कॉलेज से ओवेन के सबसे पुराने दोस्तों में से एक को ट्वेरे, जो यह सुनकर उड़कर आया था कि उसके जीवन में कुछ बड़ा हो रहा है। पिछवाड़े को रंगीन स्ट्रीमर, फेस पेंटिंग, छोटी मेजों और एक बुलबुले की मशीन के साथ खेल के मैदान में बदल दिया गया था, जो लगभग बिना रुके चल रही थी। लड़कियां अपने माता पिता के बीच उछल रही थीं, उन्हें खेलों में खींच रही थीं, स्टिकर दे रही थीं और जो कोई भी सुनता उसे गर्व से घोषणा कर रही थीं, वो मेरे डैडी हैं और वो मेरी मम्मी हैं। ओवेन ने देखा कि सेलेना अब कैसे अधिक खुलकर हंस रही थी, कैसे उसकी आंखें उस पर पहले की तुलना में अधिक देर तक टिकी रहती थीं बिना तनाव के, कैसे वह अब निकटता या शांत क्षणों से नहीं कतराती थी। खेल, केक और हैप्पी बर्थडे के कोरस के बाद बच्चे पिकनिक कंबल पर एक घेरे में इकट्ठा हुए और ग्रेस अचानक खड़ी हो गई, मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा पकड़े हुए। उसने अपनी बहन के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसने गंभीरता से सिर हिलाया। हमने एक विश मांगी है, ग्रेस ने घोषणा की, दोनों हाथों से कागज को पकड़े हुए। यह मम्मी और डैडी के लिए है। स्काई उसके पास खड़ी हो गई और जोड़ा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ओवेन और सेलेना ने एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने इंतजार किया। ग्रेस ने सावधानी से कागज खोला और उस गंभीरता के साथ जो केवल 4 साल का बच्चा ही जुटा सकता था, उसने जोर से पढ़ा। हम चाहते हैं कि मम्मी और डैडी एक ही घर में रहें, ताकि हमें और अलविदा न कहना पड़े। आंगन में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ माता पिता धीरे से हंसे, भावुक होकर, जबकि अन्य ने कुछ इतना व्यक्तिगत और कच्चा होने के लिए जगह देने के लिए अपनी नजरें हटा लीं। ओवेन का दिल सिकुड़ गया। उसने सेलेना को देखा, जो तेजी से पलकें झपका रही थी, रोने की कोशिश नहीं कर रही थी। बाद में पार्टी खत्म होने और आखिरी मेहमान के चले जाने के बाद ओवेन और सेलेना रसोई की मेज पर बैठे थे। घर फिर से शांत था। लड़कियां एक दूसरे के बगल में सो गई थीं, सोफा कुशन और कंबलों से बने एक अस्थाई किले में। ओवेन ने विश पेपर अपने हाथ में रखा
उसे अपने अंगूठे से चिकना किया। मैंने उनसे वह लिखने के लिए नहीं कहा था, उसने धीरे से कहा। मैं जानती हूं, सेलेना ने जवाब दिया। यह वही है जो वे चाहती हैं। और तुम? उसने उसकी ओर देखे बिना पूछा। उसने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां के यमाई अपने कॉफी कप के किनारे को ट्रेस कर रही थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो हुआ उससे हम वापस आएंगे, लेकिन तुम्हें उनके साथ देखकर, तुम्हें यह आदमी बनते देखकर मुझे लगता है कि शायद हमने सब कुछ नहीं खोया। शायद हमने बस एक विराम, पॉज लिया था। उसने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, बस स्पष्टता और कुछ कोमल, एक शांत स्वीकृति की तरह। मैं सब कुछ नहीं मांग रहा हूं, उसने कहा। आज नहीं, बस एक मौका उस चीज को बनाने का जो वे हम में देखती हैं। सेलेना उठी और लिविंग रूम की ओर चली गई, जहां लड़कियां कंबलों में लिपटी पड़ी थीं। उनके हाथ नींद में भी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उसने अपने कंधे के ऊपर से धीरे से पुकारा, तो शायद अब समय आ गया है कि हम 2 घरों में रहना बंद कर दें। ओवेन तुरंत नहीं हिला। उसने बस उसे देखा। उसका दिल दहशत से नहीं, बल्कि कुछ नरम चीज से धड़क रहा था। निश्चितता। वह उठा, उसके पास जाकर खड़ा हो गया, और साथ में उन्होंने अपनी बेटियों को देखा। 2 छोटे लोगों को जिन्होंने उन्हें रसातल से बाहर निकाला था और अनजाने में उन्हें फिर से कोशिश करना सिखाया था। कोई बड़ा भाषण नहीं था, कोई चुंबन नहीं, कोई फिल्मी पल नहीं, बस 2 लोग करीब खड़े, आखिरकार अतीत का बोझ और जो अभी भी हो सकता है उसका वादा साझा करने के लिए तैयार थे। यह शांत था और यह काफी था।